सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉलोड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें आज के इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले गाइस बस 2 हफ्ते और है और जिसके बाद तुम्हें द स्वॉलोड स्टार की लेटेस्ट मूवी देखने को मिल जाएगी। तो उससे पहले मेक श्योर कि तुमने इसके प्रीवियस के पार्ट्स बहुत ही अच्छे से देख के रखे होंगे। और गाइस इतने टाइम बाद स्वॉलोड स्टार की दूसरी मूवी आ रही है और कमेंट में बताना कि तुम इसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे लू फेंग का सामना यहाँ पे बीस्ट एंड सिस्टर से हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि इनके बीच जो शर्त लगाई गई थी उसमें अपना लू फेंग जीत जाता है और वो यहाँ पर उन्हें हरा देता है, जिसके चलते अब यहाँ पर वो लू फेंग को शर्त के मुताबिक एक पावरफुल बीस्ट गॉड आर्मर का सुप्रीम ट्रेजर दे देते हैं। और यहाँ बताने लगते हैं कि इस ट्रेजर के अंदर ना 500 और भी बहुत से ट्रेजर मौजूद है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग इस आर्मर को जैसे पहनता है तो वो काफी ज्यादा अच्छा फील करता है और उसे मजा आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पे जो बीस्ट एंड सिस्टर थे वो यहाँ लू फेंग को अपने स्टार बीस्ट अलायंस में रिक्रूट करते हैं, जिसके चलते लू फेंग मान जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो काफी अच्छे से लू फेंग के लिए मोल भाव करते हुए यहाँ पे उसे एक अच्छा खासा ट्रेजर दिलवा ही देते हैं, और जो कि कटिंग पर्ल ब्लेड टाइप का ट्रेजर है और उसकी ताकत का अंदाजा तुम्हें अब आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। अब यहाँ पे ये सब कुछ लेते साथ ही लू फेंग को लेकर मास्टर सिटिंग माउंटेन गेस्ट निकल पड़ते हैं। तो उसे एक डिवाइस देते हैं जिसके जरिए से वो जब चाहे उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। अब तभी लू फेंग अपनी ओरिजिनल बॉडी यानी कि अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी के साथ निकल पड़ता है वापस से उसी ओरिजिनल स्टार की तरफ, और कटिंग पर्ल ब्लेड का यूज करते हुए वो यहाँ पे तबाही मचा देता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लू फेंग को देखते हैं जो कि इससे पहले हुए जो ओरिजिनल स्टार के अंदर जितने भी बैटल्स हुए थे ना उसके बारे में सोचता है और मन में कहने लगता है कि इससे पहले जब मैं यहाँ पे गया था तो यहाँ पर काफी सारी फाइटिंग हुई थी, काफी सारे टॉप रेसेस के जो कल्टिवेटर्स थे ना वो सभी यहाँ पे उस अल्टीमेट ट्रेजर को गैदर करने के लिए गए थे, जिनका मुझसे सामना भी हुआ था। एंड फाइनली अब इस चीज को अंत करने का वक्त आ चुका है और फाइनली मुझे एज अ यूनिवर्स मास्टर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है और मैंने अर्थ के ऊपर सोवरेनिटी हासिल भी कर ली है। और इसी चीज के साथ मैंने 9 कैलेमिटी सीक्रेट टोम को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, जिसका मतलब मैंने स्टार टावर को मास्टर कर लिया। अभी यहाँ पे हम लू फेंग को देखते हैं जो कि चट्टान के ऊपर बैठ के ये सारी बातें सोच रहा था और तभी अपने पास से वो स्टार टावर को बाहर निकालता है और साथ ही वो इसके बाद की जितनी भी उसकी अपॉर्चुनिटीज है वो उसके बारे में भी काउंट करना शुरू करता है कि कैसे इसके बाद उसने ट्रू ट्रेजर ब्लेड को भी ऑब्टेन किया। और वो बताने लगता है कि इतनी सारी चीजों को ऑब्टेन करने के बाद मैं फाइनली कह सकता हूँ कि मैंने इतने कम वक्त में ही कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को हासिल किया है। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके टीचर का मैसेज आता है जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द थर्डनर आइलैंड में उससे आके मिलना है। अब यहाँ ये देखते साथ ही लू फेंग समझ आता है कि मामला कुछ और ही है, तो वो बिना किसी देरी के यहाँ सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए पहुंच जाता है। जहाँ पहुंचते साथ ही वो उन्हें ग्रीट करता है और उनसे पूछता है कि आखिर आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों बुलाया। जिससे इससे पहले कि यहाँ पे क्या सिटी लॉर्ड कुछ जवाब दे पाते, यहाँ लू फेंग फील कर पाता है कि जो पावर ऑफ लॉज है ना उसकी बॉडी के अंदर वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन फिलहाल के लिए इसके अंदर कोई भी किलिंग इंटेंट नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सीनियर ड्रैगन वॉल्क मास्टर जो है वो इमीडिएटली अपने डिवाइन फॉर्म में आ जाते हैं और इसे देखते साथ ही लू फेंग ने रिकॉग्नाइज कर लेता है और वो भी इस बात का सवाल करते हैं कि क्या बात है तुमने मुझे इतनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर लिया। जिस पे वो बताने लगता है कि जब 3 अलायंस के रेस के लोगों ने मुझ पे हमला किया था तो मैं आपके इंटरफेरेंस के दौरान ही बच पाया। अगर आप उस वक्त मेरी मदद करने के लिए नहीं आते तो फिर मैं वहाँ से कैसे बच पाता। तभी प्रेजेंट टाइम में वो सीन को याद करते हुए इनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है मुझे इतने टाइम बाद आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। अब यहाँ पे ड्रैगन वॉल्क मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इस वक्त मेरी ट्रू बॉडी को देखा। जिसमें क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहने लगते हैं कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम पहले भी ऐसे ही मजाक किया थे और आज भी तुमने एक जूनियर के साथ ऐसा मजाक किया है। अब अचानक से यहाँ पे आइसी फॉर्मेशन बनने लगता है, धीरे धीरे करके काफी सारी जो आइस पेटल्स हैं वो यहाँ उड़ने लगते हैं और यहाँ पे एक ह्यूज सा एक्सप्लोजन के साथ चारों तरफ बर्फ फैल जाती है। और तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड लू फेंग से कहने लगते हैं कि इससे मिलो, ये मेरा जूनियर ब्रदर आइस समिट मास्टर है। तभी यहाँ पे उसे देखते साथ ही जो लू फेंग है वो उससे मार्शल अंकल कहते हुए रिस्पेक्ट देता है, लेकिन वो लू फेंग के ऊपर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ बाबाता और आतुका वो तो इसकी कोल्ड ऑरा से यहाँ पे जमने लगती है और आतुका को बाबाता बताने लगती है कि सुनने में ये आया कि ये जो आइस समिट मास्टर है ना ये दिखने में जितने ज्यादा कोल्ड है उससे भी ज्यादा नेचर भी इनका कोल्ड है और इन्होंने ह्यूमन रेस के लिए काफी सारे बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस भी किए हैं। काफी ऐसे बड़े बड़े मुद्दे रहे हैं जहाँ पर इनकी प्रेजेंस के चलते सब कुछ इजीली हो गया। अब तभी यहाँ पे इससे पहले कि वो कुछ बता पाती अचानक से स्पेस में क्रैक होता
होता है यहाँ पे चारों तरफ से बाउंडलेस डार्क ऑरा आ जाती है, जिसके चलते लो फेंग भी यहाँ सामने आगे की ओर कुछ देख नहीं पाता और ये पूरी जगह को कवर कर लेती है। यहाँ पे लो फेंग फील कर पाता है कि ये जो ऑरा है ना कहीं सप्रेशन के साथ चारों ओर बढ़ती जा रही है और जो क्यूरियोसिटी लॉर्ड का जो जेंटल ऑरा है इससे ये कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अब तभी यहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि मैं तुम सभी से माफी चाहता हूँ, असल में ये मेरे छोटे भाई की आदत है, इससे मिलो, ये है मेरा जूनियर ब्रदर डार्कनेस मास्टर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस है इसके पीछे एक और बंदा नजर आता है, जिसे देखते साथ ही लो फेंग भी थोड़ा हैरान था। तभी यहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि ये मेरे थर्ड जूनियर ब्रदर का डायरेक्ट डिसाइपल है, जैसे कि तुम लॉर्ड यू ही कह के बुला सकते हो और इन्हें नेदर वर्ल्ड के मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबके सब अपनी ऑरा को रिलीज कर रहे थे और क्योंकि लो फेंग की ये लोग सीनियर है तो वो सभी को रिस्पेक्ट देता है। इस दौरान लो फेंग के मन में सवाल चल रहा था कि ये लोग इतना ज्यादा पावरफुल है फिर भी इनके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। तभी बावता यहाँ पे उसे बताने लगती है कि असल में ये सभी ह्यूमन रेस के एक टॉप रेस के पिलर्स है, लेकिन किसी रीजन के चलते इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उनमें दर्ज नहीं है, और वो क्या है ये तुम ना ही जानो तो बेहतर है। अब यहाँ पे लो फेंग देखने लगता है कि जैसे ही जो डार्कनेस मास्टर है इनकी जो डार्क ऑरा है ये धीरे धीरे काफी हद तक फैल चुकी थी, जो देखकर लो फेंग के मन में भी सवाल आने लगता है कि क्योंकि ये लोग सभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड से रिलेटेड है, इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि इनके जो मास्टर है वो एक ही है, लेकिन इनकी ऑरा से ही पता चल रहा है कि ये लोग क्यूरियोसिटी के आसपास भी नहीं। इस दौरान जब लो फेंग इन्हें देखकर कंफ्यूज हो रहा था और वो गैस करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्यों उसे यहाँ पे बुलाया गया होगा, तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड आगे आते हैं और बताने लगते हैं कि लो फेंग चिंता मत करो, यहाँ पर हमने तुम्हें किसी खास मकसद से बुलाया है, ये सिर्फ तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए या मैंने तुम्हें यहाँ बस इनसे मिलवाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुम्हें तो हमारे साथ हमारे मास्टर से मिलने जाना होगा। वैसे भी उन्होंने तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें सुन रखी है और मेरे ख्याल से अब हमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। लो फेंग यहाँ पे सोच ही रहा था कि आखिर इनका मास्टर कौन होगा, तभी यहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड स्माइल करते हुए बताने लगते हैं कि चिंता मत करो, वो और कोई नहीं बल्कि वर्चुअल यूनिवर्स के जो फाउंडर है वही है। ये कहते साथ ही इनका जो एक्सप्रेशन था ये काफी ज्यादा सीरियस वाला हो जाता है। लो फेंग भी समझ चुका था कि आज जो दिन है वो शायद उसके जिंदगी के जो सबसे बड़े दिन है उनमें से ही एक है। अब यहाँ पे ये लोग वर्चुअल यूनिवर्स के जरिए से इमीडिएटली मास्टर की तरफ निकल चुके थे। अब यहाँ पे ये लोग चलते जा रहे थे, लेकिन अचानक से लो फेंग की बॉडी जो है जो ओरिजिनल लॉ है ना यूनिवर्स ओरिजिनल लॉ इससे पूरी तरीके से कवर हो चुकी थी, जिसके चलते लो फेंग ने सरप्राइज था। तभी वो अपने मास्टर यानी कि क्यूरियोसिटी लॉर्ड से कहने लगता है कि क्या हम यूनिवर्स के बिल्कुल ओरिजिन के करीब जा रहे हैं। तभी यहाँ पे वो नोटिस करता है कि यहाँ क्यूरियोसिटी लॉर्ड की बॉडी भी बिल्कुल ऐसे ही व्हाइट कलर की जो एनर्जी है इससे पूरी तरीके से कवर हो चुकी थी, और तभी वो बताने लगते हैं कि क्या बात है, लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इसे गेस कर लोगे, ऐसा तुमने सही सोचा, असल में हमारे मास्टर वही यानी कि इस वर्चुअल यूनिवर्स का जो कोर है वही पर तुम्हें मिलेंगे। यह कहते साथ ही ये लोग अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं। साथ ही यहाँ पे जो लो फेंग है इसके मन में एक सवाल आता है कि जैसे जो हमारा ये वर्चुअल यूनिवर्स है आखिर इसका ओरिजिन पॉइंट होता भी है या नहीं, जिस पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जगह अगर कोई और सवाल पूछता है तो शायद हम उस पर ध्यान भी नहीं देते, लेकिन मैं सच में हैरान हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया कैसे। अब यहाँ पे वो हंसते हुए बताने लगते हैं कि तुमने सही सोचा, असल में इसका भी एक ओरिजिन पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे ये बात करते साथ ही सीधा अपने मास्टर यानी कि वर्चुअल यूनिवर्स के फाउंडर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ इनकी बॉडी से हर एक जो टाइमलाइन वाली लॉस के जो रेशे थे वो कनेक्टेड थे, जिससे पता चल रहा है कि हर एक ह्यूमन रेस का बंदा कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड है। इसी के साथ अब हमें इनके बारे में बताया जाता है यानी कि क्यूरियोसिटी लॉर्ड के मास्टर के बारे में कि ये ह्यूमन रेस के वो पहले सुप्रीम यूनिवर्स लॉर्ड हैं, जिससे कि युआन नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ एक्चुअल यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि उससे बाहरी जगह पर भी अपने नाम की वजह से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। साथ ही हमारे एक्चुअल यूनिवर्स वर्चुअल यूनिवर्स यहाँ तक कि हमारे एक्चुअल यूनिवर्स के बाहर भी कोई ऐसा नहीं जो कि इनका सानी हो। और आज ह्यूमन रेस की जो छवि तुम देख पा रहे हो ना, जो स्टेट पे तुम उसे देख पा रहे हो, वो सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ मेरे मास्टर युआन की वजह से हुआ है। इनके बिना ह्यूमन रेस कभी इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाता और इनके बिना हम भी आज यहाँ पे खड़े ना हो पाते। अगर आज ह्यूमन रेस को टॉप रेसेस में शुमार किया जाता है तो इनमें सबसे बड़ा योगदान सिर्फ इन्हीं का है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सुप्रीम बीइंग युआन को जैसे ही लो फेंग देखने लगता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इनके जो जेंटल ऑरा है वो लो फेंग को काफी ज्यादा अच्छी लगती है और लो फेंग भी समझ आता है कि वाकई में ह्यूमन रेस का सुप्रीम बीइंग आज मेरे आंखों के सामने मौजूद है। तभी यहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड उसे और बाकियों को आगे आकर उनके मास्टर को रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं और ये सब बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जहाँ लो फेंग भी उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है, तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड यहाँ पे अपने मास्टर को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मास्टर आपके दिए ऑर्डर को मैं अब तक फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही फॉलो करता रहूंगा। क्यूरियोसिटी लॉर्ड की जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी और मैं इसे अपनी जी जान के साथ हमेशा गार्ड करता रहूंगा, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि लो फेंग ह्यूमन रेस में अब एक नया यूनिवर्स मास्टर बन चुका है। तो मेरे ख्याल से अब हमारी ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है और हम लोग अपनी पूरी जी जान के साथ आपके ऑर्डर को फॉलो करते हुए ह्यूमन रेस को और ऊंचाई तक ले जाएंगे और मैं बस आज
आज आपसे लो फैंग को मिलवाने के लिए लाया था। ये कहते हुए अब ये लोग वापस से रिस्पेक्ट देते हैं और सब के सब यहाँ से जाने लगते हैं। अब यहाँ पे जाते वक्त लो फैंग के दिमाग में एक सवाल आता है कि एक बात बताओ, अगर वाकई में जो इनका मास्टर है यानी कि इसके मास्टर का मास्टर जो मास्टर युआन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा अपने जमाने में और अब तक, तो आखिर उसे किसने मारा होगा या फिर वो मारे कैसे गए होंगे। ये सुन रही था कि क्यूरियोसिटी लॉर्ड की बोलती बंद हो जाती है, वो खामोश हो जाते हैं और अचानक से उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहते हैं कि असल में मास्टर तो कभी मारे गए ही नहीं। यहाँ भी ये सुनकर तो लो फैंग भी शॉक्ड हो जाता है। तभी यहाँ डार्कनेस मास्टर लो फैंग को कहने लगते हैं कि वो क्या है ना, हमारे मास्टर को रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी कल्टीवेशन को ऑलरेडी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के बिल्कुल पीक तक वो ले जा चुके थे, लेकिन जब इस पॉइंट पे वो पहुंचे उन्हें बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उनके मन में काफी सारे सवाल थे, वो जानना चाहते थे कि आखिर इसके आगे क्या है और उनकी यही तलाश उन्हें उस सरहद को पार करने पे मजबूर कर देता है जहाँ से यूनिवर्स का जो ओरिजिन है उसके लॉज लागू होते हैं। और इन्हीं लॉज के चलते एक के बाद एक बाधाएं आने लगी और फिर यूनिवर्स का जो ओरिजिन फंडामेंटल लॉज थे ना, वो सारे एक साथ मास्टर के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन मास्टर ने फिर भी इनके आगे हार नहीं मानी, वो इन्हें डिफाई करना शुरू कर देते हैं। अब तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन, इतने सारे लॉज के चलते भी उन्होंने आगे अपना सफर जारी रखा, बट एट द एंड ये जो लॉज थे, जो फंडामेंटल लॉज थे, इन सभी ने अपनी पूरी ताकत का यूज करके मास्टर को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया। और तब से लेकर आज तक तुम्हारा ग्रैंड मास्टर यानी कि मेरा मास्टर तब से लेकर वहीं पे ऐसे ही मौजूद है। अब यहाँ लो फैंग को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो यहाँ सवाल करते हुए पूछने लगता है कि क्या ऐसा कोई तरीका नहीं कि जिसके जरिए से हम उन्हें वापस से अपने ह्यूमन रेस में बुला ले या फिर उस लॉ से आजाद कर दे। सभी लोग यहाँ पे हताश होते हुए ना में अपना जवाब देते हैं। लो फैंग भी थोड़ा उदास हो जाता है और तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि जब से हमारे मास्टर सील हुए ना, ह्यूमैनिटी के खिलाफ टॉप रेसेस के जो लोग हैं वो एक एक करके खड़े होते जा रहे हैं और आगे चलकर यही लोग हमें चुनौती देंगे। और लो फैंग, तुम्हें यहाँ पर लाने का मतलब यही था कि तुम्हें एहसास दिलाऊं कि आखिर ह्यूमन रेस की ग्लोरी क्या है और जिसे याद करके तुम हमारा साथ दो और आगे चलकर हमारे इस रेस को और नई मुकाम तक ले जाओ। यहाँ पे लो फैंग भी ठान लेता है कि वो अपनी जी जान लगा देगा ह्यूमन रेस को और नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। पर जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे तभी यहाँ पे मास्टर युआन को देखते हैं, जहाँ वो लो फैंग की तरफ अपनी आंखें फिक्स करते हैं और एक मिस्टीरियस वॉइस में उसका नाम लेकर लो फैंग कहते हैं। पर यहाँ ये लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं देते और तभी सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हम लो फैंग की जो इमेजिनेशन है उसमें देखते हैं जहाँ पर वो अब तक अर्थ की जितनी भी प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में वो बात कर रहा था कि कैसे ह्यूमन रेस के लोग हैं वो पूरी यूनिवर्स में अब फैल चुके हैं। साथ ही यहाँ पर जो अर्थ में एक के बाद एक पावरफुल वॉरियर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, इनका जो सक्सेस रेट है और इनके जो चांसेस है ये भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अगर मैं अपने और मेरे भाइयों की बात करूँ तो हमें मिलाकर टोटल 11 अनडाइंग गॉड्स हैं जो कि अर्थ से बिलोंग करते हैं और ये उनका अपना घर है। इसमें कोई शक नहीं कि जीरो से लेकर यहाँ तक आने का सफर अर्थ का ये बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा है और इसे जब भी आने वाली पीढ़ी पलट के देखेगी तो उन्हें काफी ज्यादा प्राउड फील होगा। और यही से हमारे आगे बढ़ने की जर्नी की शुरुआत भी होती है। ह्यूमन रेस को हम इतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे कि जिसका आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब यहाँ ये सारी चीजें लो फैंग इमेजिन करते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। अब तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सीधा अर्थ 003 के पास हो जाता है, जहाँ सिटी के आसपास हम यहाँ पे लो फैंग को देख पाते हैं। और लो फैंग बस यही कह रहा था कि मैं इतने टाइम बाद फाइनली ह्यूमैनिटी का जो हाईएस्ट काउंसिल है उसका एक मेंबर बन चुका हूँ, लेकिन मेंबर बनने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लगातार मुझे अपोज करते हुए आ रहे हैं। और यूनिवर्स के दो ऐसे अलायंस जो कि लॉर्ड ऑफ हुआनजियांग और लॉर्ड ऑफ क्विंगडोंग और ऐसे ही पेंगोंग, ये लोग वो हैं जिनके फोर्सेस को हमने अर्थ से पूरी तरीके से हटा दिया और इनके जो फैक्शंस थे इन सभी को हमने पूरी तरीके से यहाँ से वाइप आउट करने का सोचा। लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमें पहले से और ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर हम अर्थ को इनसे फ्री कराना चाहते हैं तो। और अगर मुझे वाकई में मेरे घर, मेरे अर्थ को प्रोटेक्ट करना है तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि मुझे पहले से और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। और जितना ज्यादा मैं पावरफुल बनता जाऊंगा मेरे पास अर्थ की उतनी ज्यादा अथॉरिटी आ जाएगी। इसी के साथ ये सारी बातें सोचते हुए लो फैंग फिलहाल के लिए जो उसे सिल्वर विंग का जो बाकी का हिस्सा मिला था उसे लेकर अपने साथ इसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होने वाला था, इसी के चलते लो फैंग काफी आइसोलेटेड जगह को चूज करता है और ऐसी पलक झपकते 12 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाता है। लो फैंग यहाँ बाहर आता है और आते साथ ही अपने सिल्वर विंग्स को जैसे हवा में फैलाता है तो इसकी जो ताकत थी पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी थी। और लो फैंग बताता है कि इसके सेकंड लेवल को मास्टर करने में मुझे ऑलमोस्ट 12 साल से ज्यादा का वक्त लग चुका है। मुझे खुशी है कि एट द एंड मैंने इतनी बड़ी ताकत को हासिल कर ही लिया। अब तभी लो फैंग इसके अल्टीमेट ताकत को आजमाने के लिए यहाँ पर काफी सारा अटैक कर देता है, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि मीटियोर शावर जैसे हैं और लो फैंग यूनिवर्स के कोने कोने में से फैलाने के लिए कर देता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि सिल्वर विंग्स के सेकंड लेवल की ट्रू पावर आखिर कितनी ज्यादा मैसिव है। इस दौरान यहाँ यूनिवर्स के बाकी हिस्सों में हमें यहाँ पे लो फैंग के काफी सारे दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जैसे वो ये मीटियोर जैसे लाइटनिंग को देखते हैं ना तो वो उसकी ऑरा समझ आते हैं और इमीडिएटली
इमीडिएटली यहाँ लू फेंग को चीयर अप करने भी लगते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि लू फेंग की ये जो सिल्वर विंग्स की पावर है ये उसके ब्रदर तक भी पहुंच जाती है, यानी कि उसका फर्स्ट ब्रदर होंग जो कि यहाँ अपनी लेडी के साथ मौजूद था और दोनों ही इस नजारे को देख रहे थे। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड को बता देते हैं कि असल में ये इसके थर्ड ब्रदर की एनर्जी और ऑरा है जैसे कि हम फील कर पा रहे हैं। अब लू फेंग जो कि आंखें बंद करके देख पा रहा था कि इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है ये कितने ज्यादा दूरी को कवर कर चुकी है और हर बीतते पल के साथ ये और ज्यादा दूरी को कवर कर लेते और ऐसे ही करते करते 1.2 लाइट ईयर तक के रेडियस वाले एरिया को कवर कर चुकी थी और ऐसे ही करते करते वो पूरा 80 लाइट ईयर्स रेडियस तक के एरिया को पल भर में ही कवर कर लेता है। यहाँ पे तभी लू फेंग सडनली अपने पावर्स को यहाँ पे होल्ड करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो पावर है ये किसी भी चीज को जैसे ही चपेट में लेगी उस चीज को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगी। लू फेंग बताने लगता है कि इसे होल्ड करना इतना ज्यादा मुश्किल है कि स्पेस टाइम डोमेन को कंट्रोल करना इससे कई गुना ज्यादा आसान है। अब लू फेंग ने जितने एरिया को कवर किया था उतने एरिया के अंदर बाबाता अपना काम शुरू कर देती है और तभी वो बताने लगती है कि यहाँ से 7 लाइट ईयर तक की दूरी पर जाते हो ना तो तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट चमकता हुआ प्लेनेट नजर आएगा जो कि असल में एक रेड जाइंट प्लेनेट है। अब बेसिकली लू फेंग ने बाबाता से कहा था कि मुझे एक ऐसे ही प्लेनेट की तलाश करो जहाँ पर कोई भी लाइफ फोर्स ना हो और वहीं पर मैं अपने इस अटैक को प्रिपेयर करूंगा। अब तभी फाइनली इन्हें वो प्लेनेट मिल जाता है तो लू फेंग भी बिना किसी देरी के इमीडिएटली यहाँ पे सिल्वर विंग का ये जो सेकंड स्टेज का अटैक था ना इससे कर देता है और यहाँ जैसे वो अटैक उस प्लेनेट से टकराता है तो भाई साहब लू फेंग के इस अटैक के चलते यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो प्लेनेट था ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और पल भर में ही ऐसे डिस्ट्रॉय होता है कि जैसे कि उसके हाथ में कोई बलून हो। अब तभी लू फेंग इसके मैसिव से डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि मैं इसका नाम इसी अटैक के ऊपर रख रहा हूँ और आज से इसे हम गोल्डन किंगडम कह के बुलाएंगे और अगर मुझे इसके अल्टीमेट पीक लेवल को अचीव करना है तो मुझे इसके बाकी के जो पीसेज है ना इसे भी कलेक्ट करने होंगे क्योंकि ये सिल्वर विंग अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे ये सारी बातें जब कर ही रहा था तभी यहाँ पे लू फेंग को जो एंसेस्टर गॉड है उनका एक मैसेज मिलता है और तभी अचानक से उनका एक होलोग्राम उसके सामने आ जाता है जो कि लू फेंग को कि लू फेंग एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है, तुम्हें जल्द से जल्द एंसेस्टर पैलेस में आना होगा क्योंकि द अल्टीमेट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स ने तुम्हें समन किया है। अब ये सुन नहीं था कि लू फेंग हैरान था। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो गायब हो जाते हैं। तभी लू फेंग जो कि इस जर्नी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बाबाता से कहने लगता है कि लगता है कि इस बार हमारी किस्मत बहुत ज्यादा चमकने वाली है और तभी हम देखते हैं कि फटाफट से लू फेंग यहाँ पे 7 करोड़ जो अरोरा लेक की जो लाइट पावर्स थी उनका यूज करते हैं ट्रैवल के लिए और पलक झपकते ही हम देखते हैं कि सबसे पहले वो अपने स्कूल को क्रॉस करते हुए इमीडिएटली यहाँ जो स्टार पैलेस है वहाँ पे पहुंच जाता है। अब यहाँ लू फेंग जैसे ही जो स्टार पैलेस के अंदर एंट्री मारता है तभी इसे यहाँ पे जो इनके एंसेस्टर हैं वो नजर आते हैं जो कि 2 सिर वाले थे और यहाँ पे वो लू फेंग को देखते साथ ही लू फेंग को गैलेक्सी लॉर्ड लू फेंग कह के बुलाते हैं और बताने लगते हैं कि मुझे खबर मिली है यूनिवर्स ओरिजिन से कि असल में क्योंकि तुमने ट्रूली यूनिवर्स मास्टर लेवल को अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया लेकिन फिर भी तुम यूनिवर्स वर्ल्ड मास्टर के एक अल्टीमेट टेक्निक का भी ऐसे फ्रीली यूज कर पा रहे हो जिसके चलते ये सब कुछ अगर पॉसिबल हो रहा है तो एक डिफरेंट लॉ ऑफ पावर की वजह से हो पा रहा है जो कि असल में एक ऐसी अलग पावर है जो कि यूनिवर्स ओरिजिन के साथ ही पैदा हुआ था। यहाँ पे लू फेंग के होश उड़ जाते हैं जब उसे पता चल जाता है कि इसके सीक्रेट के बारे में इन्हें पता चल चुका है और फाइनली वो एडमायर कर लेता है कि इसी के चलते यहाँ एंसेस्टर गॉड सेक्ट को यूनिवर्स के ट्रू गार्डियंस में से एक माना जाता है। इसी के साथ यहाँ पे वो स्माइल करते कहने लगते हैं कि ऐसे प्रोग्रेस करते रहो और आगे चलकर तुम भी हम में से एक बन जाओगे और यूनिवर्स को गार्ड करोगे और वैसे भी तुम ऑलरेडी अब जबकि हमारे मेंबर हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा मिशन देना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे अब तक के बाकी के मिशन से काफी ज्यादा अलग होने वाला है। तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? लू फेंग पहली अपनी कंडीशन बहुत ही इज्जत के साथ रख देता है कि अगर ये मेरे ह्यूमन रेस और मेरे दोस्तों से बिलोंग नहीं करता तो फिर मुझे ये मिशन स्वीकार है और मैं इसे जरूर करना चाहूंगा। तभी वो आगे आते और बताने लगते हैं कि तुमने युआन और रियलम के बारे में तो सुना ही होगा, उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ियां आ गई हैं जिसका तुम्हें जाके पता लगाना है और मुझे यूनिवर्स ओरिजिन ने खुद इस बारे में इन्फॉर्म किया है और अगर ये चीज ऐसी चलती रही ना तो बहुत ही जल्द पूरे के पूरे जो ओरिजिन यूनिवर्स है इसके लिए ये एक ऐसा थ्रेट बन जाएगा कि जिससे पूरा का पूरा यूनिवर्स खतरे में आ सकता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करो लेकिन तुम्हारे साथ एक बंदा भी होगा। अब तभी ये कहते साथ ही वो यहाँ एक गोल्डन कलर के फ्रॉक को समन करते हैं और लू फेंग से दे देते हैं और कहने लगते हैं कि ये तुम्हारे साथ जाएगा और तुम दोनों साथ मिलकर छानबीन करोगे। तभी यहाँ पे वो स्माइल करते और कहने लगते हैं कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पर तुम्हें जितने भी लिविंग क्रिएचर दिखेंगे ना, चाहे वो बच्चे बूढ़े कोई भी हो, अगर उनकी आंखें लाल हो, सुर्ख लाल हो, तो तुम्हें उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शना, उन्हें तुरंत ही मौत के घाट उतार देना। अब ये कहते साथ ही वो जैसे ही पलटते हैं तो यहाँ इनका दूसरा फेस जो कि किसी ईविल जैसा लग रहा था, जिसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी, और वो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल के साथ कहने लगते हैं कि लू फेंग, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। ये देखकर तो लू
फैंग भी शॉक्ड हो जाता है। सो होमीज इसी के साथ हमारा आज का ये कमाल का एपिसोड यहीं पे एंड होता है। नो वीडियो थोड़ी लेट है बट नेक्स्ट महीने से तुम्हें हर चीज टाइम पे देखने को मिल जाएगी। और हाँ, स्वॉलोड स्टार की लेटेस्ट मूवी आ रही है जिसके लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। और जिसे आने में अब बस 8 से 9 दिन रह गए हैं और प्रोबेबली 2026 की द मोस्ट अवेटेड मूवी में से ये एक होने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।